इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फर्स्ट ओडीआई का आगाज। गिल ने अपने ही होम ग्राउंड में टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल को बैटिंग की दावत दी। क्या न्यूजीलैंड इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को बीट कर पाएगा? न्यूजीलैंड के बॉलर क्या इंडिया के प्लेयर को अर्ली पवेलियन भेज पाएंगे? इंडिया की ह्यूज बैटिंग, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, शुभमन गिल, क्या ये न्यूजीलैंड के बॉलर को महंगा पड़ सकते हैं? इंडिया की बहुत ही आला परफॉर्मेंस फर्स्ट ओडीआई में। न्यूजीलैंड के टॉप ओपनर 160 रन की पार्टनरशिप देख के इंडिया को परेशान कर दिया। न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर किसी काम ना आए। इंडिया के विराट कोहली एक बार फिर सेंचुरी बनाते बनाते रह गए। शुभमन गिल ने भी सुख का सांस लिया। शुभमन गिल की शानदार 50 स्कोर। फर्स्ट ओडीआई में रोहित शर्मा के बैट से रन ना निकल पाए। कैली जेमिसन बॉलिंग में शानदार आगाज। मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज, जो कि इंडिया के होम ग्राउंड में हो चुका है। और यहाँ पे स्टेडियम की सबसे पहले बात करें, त्रिवेंद्रम कोटम्बी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि बड़ा ही ह्यूज स्टेडियम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्राउड की बात करें तो हमेशा ही इंडिया में जितने भी मैचेस हुए हैं कभी भी कम तादाद में मैंने ग्राउंड को नहीं देखा और हमेशा क्राउड फुली चार्ज होता है और अपने बिग स्टारों को देखने के लिए वो पुरजोश होता है और बड़ा हल्ला गुल्ला भी करते हैं। तो यहाँ पे भी ग्राउंड में तादाद ह्यूज मौजूद थी। और फर्स्ट ओडीआई जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान स्टार्ट था, तो यहाँ पे हम आपको इस मैच के बारे में दिलचस्प डिटेल्स के से आगाह करेंगे। और बात करूँ इंडियन साइड की, तो इंडिया में भी काफ़ी पुराने नाम अभी तक मौजूद हैं और उनकी क्या कारकर्दगी रही है इस मैच में, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी जानब न्यूजीलैंड के जो यंगेस्ट टीम के कैप्टन है और उनके जो प्लेयर हैं उन्होंने भी खूब मजामत की और काफी फाइट करते दिखाई दिए, न्यूजीलैंड के बॉलर भी और बैटर भी। तो यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी। और देखते हैं न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में क्या टारगेट इंडिया को देता है। यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड ने मैच को विन करना है तो 300 प्लस स्कोर इन्हें हर सूरत बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जितना भी कम स्कोर बनाएंगे इंडिया इसको अर्ली अचीव कर लेगा। 300 प्लस भी इनके लिए कम है क्योंकि इंडिया का होम ग्राउंड है और बहुत ही कम देखने को मिला है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में मैच हारी हो। अलबत्ता जो लास्ट टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं अपने होम ग्राउंड में, वहां पे ये कुछ डिसमिशन नजर आए, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर इंडिया के अपने अपने मैचेस जो होम ग्राउंड में होते हैं वो विन करती दिखाई देती है। तो इंग्लैंड को पूरी तैयारी के साथ इनका मुकाबला करना होगा और ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग और फील्ड में भी जोर दिखाने होंगे, तभी वो इंडिया के खिलाफ मैच को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों के 11 प्लेयर की मैं बात करूं, सबसे पहले न्यूजीलैंड के ओपनिंग स्टैंड डेविड कॉनवे, साथ में हेनरी निकल्स मौजूद है, जो कि दोनों ही बड़ी अच्छी और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं ओडीआई और T20 में बनिस्बत टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में भी ये होते हैं लेकिन टेस्ट में उस तरह बेहतर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन T20 और ओडीआई में बड़ा अच्छा खेलते हैं। साथ में विल जैंग को दोबारा कम बैक करवाया गया और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। हाल लास्ट जो इनके होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के सीरीज हुई थी तो वहां पे विल जैंग कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं करते दिखाई दिए और देखते हैं कि आज इंडिया के खिलाफ ये क्या परफॉर्म देने जा रहे हैं। उसके बाद इनके पास डैनियल मिचेल जो कि मोस्ट सीनियर तरीन बैटर हैं और अच्छे रन करने वाले हैं और काफी फॉर्म में दिखाई देते हैं, हर ही मैच में चलते हैं।
तो इंडिया के लिए जो इंडिया की होम पिचेस हैं उनको भी ये खेल चुके हैं, क्योंकि आईपीएल ये खेलने आते हैं, तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है कि इंडिया की विकेट्स पे कैसा खेलना है। साथ में इनके पास ग्लेन फिलिप्स मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद मिचेल है जो कि विकेट कीपर है, बड़े अच्छे बैटर हैं। साथ में मिचेल ब्रेसवेल जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं और ये भी स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद ज़करिया फोर्स इनके पास मौजूद है, मोस्ट सीनियर फास्ट बॉलर है और ये बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी बड़े अच्छे रन कर जाते हैं और इंडिया की विकेट तो ज्यादातर बैटिंग ही होती है, तो देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नए चेहरे देखने को मिले हैं बॉलिंग साइड में, क्रिस क्लार्क इनके पास मौजूद है। उसके बाद कैली जेमिसन इनके पास मौजूद है जो कि टेस्ट में इन्होंने इनको डेब्यू करवाया था, लेकिन अब ओडीआई में भी शामिल कर लिया गया है। उसके बाद इंडिया से तल्लक रखने वाला यानी इंडियन निषाद और न्यूजीलैंड की टीम में ये शामिल किया गया है। इनका नाम अशोक है और देखते हैं कि ये आदित्य अशोक जो है वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। पैदा ये इंडिया में हुए हैं लेकिन हिजरत करके ये न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे इन्होंने फिर पढ़ाई के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लिया और इसके बाद इनको इंटरनेशनल टीम में चूज कर लिया गया। तो देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करता है। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूं इंडियन 11 प्लेयर की, तो बिग स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई है इंडिया ने और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इनसे बीट होने वाला है, क्योंकि टीम के लिहाज से मैं बात बोल रहा हूँ, अगर मुआवजा करूं तो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा अप है। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड करने वाले हैं शुभमन गिल जो कि इंडियन टीम के कैप्टन है और साथ में रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली जो कि मास्टर ऑफ किंग क्रिकेट के, इनको भी कहने के इस फर्स्ट ओडीआई में जगह मिली है और देखते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं। लास्ट ओडीआई सीरीज में इन्होंने बैक टू बैक 100 भी लगाए थे और यहाँ भी मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली इनसे बीट होने वाला है। उसके बाद सिराज आयन मौजूद है जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। जडेजा इनके पास मौजूद है, स्पिन बॉलिंग और टोटली बैटर है और ये भी बड़े अच्छे फॉर्म में और अच्छे प्लेयर हैं। और उसके बाद केएल राहुल जो कि विकेट कीपर के साथ साथ विकेट को रोकने वाले भी हैं और इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है। उसके बाद हर्षित राणा इनके पास मौजूद है जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं और बैटिंग के भी थोड़े बहुत टच लगा लेते हैं, सेम ज़करिया फॉल्स की तरह, क्योंकि वो भी 20-25 रन बना जाते हैं और ये भी सेम उसी तरह ही 20-25 रन कर जाते हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर इनके पास मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं, काफ़ी अच्छी साइड खिलाई है इंडिया ने। उसके बाद कुलदीप यादव ये स्पिन बॉलर है लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। कहने कि इंडिया के पास 7 और 8 नंबर तक ह्यूज बैटिंग मौजूद है। उसके बाद मोहम्मद सिराज इनके पास मौजूद है फास्ट बॉलिंग में और प्रसाद कृष्णा इनके पास कंटिन्यू है। तो टीम अगर बात करूं मैं यहाँ पे अपनी वोट दूं तो इंडिया की टीम यहाँ पे अप नजर आ रही है। तो न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड एक ह्यूज पार्टनरशिप देने में कामयाब हुआ। यहाँ पे डेवन कॉनवे और साथ में हेनरी निकल्स की बात करूं तो इन दोनों ने एक ह्यूज पार्टनरशिप देके अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोरबोर्ड सेट किया और 170 रन बनाए इन दोनों ने पार्टनरशिप में। ओवर की बात करूं तो 21.4 ओवर इन दोनों ने खेले और यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक होते नजर आई हेनरी निकल्स की, जिन्होंने 62 रन बनाया और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी इस फर्स्ट ओडीआई में और ये शिकार हुए हर्षित राणा का और हर्षित पहली विकेट लेने में कामयाब हुए 170 रन पे। उसके बाद डेवन कॉनवे और विल जॉन्ग के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों में भी कुछ ज्यादा पार्टनरशिप आगे ना बढ़ सकी और यहाँ पे 126 पे ओपनर जो है कॉनवे वो पवेलियन गए, लेकिन इन्होंने भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खूब साथ दिया हेनरी का और 56 रन इन्होंने इनिंग में बनाए और ये सेकंड शिकार भी हर्षित राणा का हुआ। 23.6 ओवर में इंडिया ने 2 विकेट हासिल कर ली बैक टू बैक और 126 रन न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड हो चुका था। स्कोर अभी भी गुड जा रहा था और जैसा कि मैंने बताया कि
300 प्लस स्कोर बनाएंगे तभी ये बच पाएंगे। उसके बाद विल जैंग और डैरेन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों में भी जस्ट 20 प्लस ही स्कोर बना और विल जैंग एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 12 रन उन्होंने इनिंग में बनाए और 146 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 27.5 ओवर में और मोहम्मद सिराज का ये फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद डैरेन मिचेल अकेले क्रीज पे फाइट करते रहे इंडियन बॉलर की के साथ और इनके न्यूजीलैंड के जो दिग्गज प्लेयर हैं वो इनके साथ कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लगा सके और डैरेन मिचेल हर एक खिलाड़ी के साथ 20-25 रन बनाता जा रहा था, लेकिन स्कोर बोर्ड को उस तरह बेहतर हिट करने में वो कामयाब ना हो सके। डैरेन मिचेल अकेले क्रीज पे क्या करते जब उनके दिग्गज खिलाड़ी ही उनका साथ नहीं दे रहे थे। जहाँ पे डैरेन मिचेल और ग्लेन की बात करूं तो इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान भी 20 प्लस पार्टनरशिप हुई। 170 पे चौथा खिलाड़ी थे ग्लेन फिलिप जो कि पवेलियन लौटे 12 रन बनाकर। ओवर की बात हो 33.2 ओवर हुए और कुलदीप यादव का ये पहला शिकार हुए। उसके बाद मिचेल है की बात करूं तो वो भी कुछ ज्यादा देर मिचेल कहने के डैरेन मिचेल के साथ क्रीज पे ना रुक सके और है 18 रन बनाकर पवेलियन लौटा 198 रन से और पांचवें खिलाड़ी थे ये 37.3 ओवर में आउट हुए और प्रसाद कृष्णा ने इनको आउट किया जिन्होंने फर्स्ट विकेट हासिल की इस इनिंग में। इसके बाद मिचेल ब्रैसवेल जो कि इनके कैप्टन है वो डैरेन मिचेल के साथ रुके और इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप कहने के 30 प्लस गई और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है ब्रैसवेल वो जस्ट 16 रन का ही इनिंग में इजाफा कर सके और 6 खिलाड़ी थे जो 42.6 ओवर में रन आउट हुए सुरेश आयर की बॉल पे और यहाँ पे 237 पे 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पवेलियन गए। और उसके बाद अगर बात करूं जैकली फोल्क की तो वो 1 रन बना सके इस इनिंग में और 239 पे वो अपने कैप्टन के साथ बैक टू बैक पवेलियन में थे। 239 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए 43.3 ओवर में और ये मोहम्मद सिराज का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अगर बात हो क्रिस क्लार्क और डैरेन मिचेल की तो इन दोनों ने बड़ा ही ह्यूज रन सेट किया अपनी टीम के लिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में ये कामयाब हुए। यहाँ पे डैरेन मिचेल ने आज सोचा कि यार मैं किसी बॉलर के साथ ही एक बड़ी पार्टनरशिप लगाऊं ताकि पूरी टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सके। तो इन दोनों के दरमियान 42 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे मैं बात करूं तो डैरेन मिचेल भी 84 रन बनाए और वो खूब साथ दिया क्रिस क्लार्क का और 8 खिलाड़ी थे डैरेन मिचेल जो 84 रन पे पवेलियन लौटे और प्रसाद कृष्णा का ये सेकंड शिकार हुए और बड़ी विकेट वो लेने में कामयाब हुए जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का जो स्कोर बढ़ रहा था उसको न सिर्फ स्टॉप किया बल्कि ब्रेक ही लगा दी। तो 281 पे न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी 47.4 ओवर में पवेलियन लौटे। उसके बाद क्रिस क्लार्क और कैली जेमिसन दोनों ही नॉट आउट रहे। अगर जेमिसन की बात करूं 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे, साथ में क्लार्क 24 रन बनाकर ये भी क्रीज पे मौजूद थे। तो यूं न्यूजीलैंड 50 ओवर खेलने में कामयाब रही और यहाँ पे 300 रन बनाया इन्होंने 8 विकेट के नुकसान पे, ना कम ना ज्यादा, हर बॉल पे इन्होंने 1 रन बनाया क्योंकि 50 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले। 300 बॉल पे 300 रन ही इन्होंने बनाया। तो मेरा ख्याल था कि ये 300 प्लस स्कोर करेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। यहाँ पे अब न्यूजीलैंड बॉलर की हिम्मत को कहने के यहाँ पे न्यूजीलैंड बॉलर पे है कि वो अपनी टीम के लिए अर्ली विकेटें निकालते हैं या नहीं। तो इंडियन बॉलर की मैं बात करूं तो इनिंग में 7 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो हर्षीज राणा भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहा, मोहम्मद सिराज भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहा। उसके बाद प्रसाद कृष्णा भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। कुलदीप यादव 1 और 1 रन आउट हुआ श्रेयस अय्यर की बॉल पे। तो यूं सारों ने मिली जुली ही बॉलिंग की जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के जो स्कोर बोर्ड के उसको अब बढ़ने नहीं दिया।
300 पे रोका और मेरा ख्याल है इंडिया इसको बआसानी अचीव कर लेगा, क्योंकि इंडिया के पास बॉलिंग के साथ साथ वो ह्यूज बैटर मौजूद हैं जो लंबी बारी खेलने के लिए बेताब है। और इंडिया ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 300 के ताकब में। ओपनिंग स्टैंड रोहित शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। इसके बाद इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप एक लंबी पार्टनरशिप में तब्दील ना हो सकी और 39 पे पहली विकेट जो कि रोहित शर्मा की सूरत में गिरी और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए न्यूजीलैंड के बॉलर कैली जेमिसन, जिन्होंने 26 रन पे रोहित शर्मा को ब्रेक किया और 39 पे पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ओवर की बात करूं तो 8.4 ओवर में इंडिया की फर्स्ट विकेट गिरी और उसके बाद इंडिया संभली और ऐसी संभली के न्यूजीलैंड के न सिर्फ बॉलर बल्कि कैप्टन के भी होश ठिकाने आ गए। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो इनके पास बड़े बैटर विराट कोहली की मैं बात करूं तो वो बैक टू बैक, जैसे कि उन्होंने ओडीआई में सेंचुरी भी की अपने लास्ट होम सीरीज में, और यहाँ पे एक बार फिर वो एक बड़ी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल के साथ, जो कि इंडियन के कैप्टन है। इन दोनों की मैं बात करूं तो खूबसूरत 50 स्कोर किया और दोनों ने, और बड़े ही अच्छे और गुड स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की तो उन्होंने 56 रन बनाए और ये सेकंड शिकार हुए 157 पे 26.3 ओवर में। और ये आदित्य शोक जो कि न्यू बॉलर न्यूजीलैंड ने ऐड किया, उन्होंने अपनी डेब्यू में फर्स्ट विकेट हासिल की और यूं इंडिया के दो खिलाड़ी 157 पे पवेलियन लौटे। लेकिन इंडिया की मैं यहाँ पे बात करता चलूं तो उन्होंने स्कोर को काफी हद तक कंट्रोल भी किया और एवरेज भी काफी हद तक अच्छी करने में वो कामयाब रहे। स्पेशली शुभमन गिल और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी 170 रन की, तो उसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया इंडिया को इस रन में पुश अप होने के लिए। विराट कोहली और साथ में श्रेयस अय्यर जो कि बड़े अच्छे बैटर हैं और बड़े ध्यान से खेलते हैं, तो इन्होंने विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप देने में पूरा उनका साथ दिया और इन दोनों के दरमियान 77 रन की पार्टनरशिप एक ह्यूज पार्टनरशिप लगी, जिसकी बदौलत कह लें कि इंडिया चेस की तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ा था। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया को अगर आपने बीट करना है 300 प्लस स्कोर बनाना होगा, तभी आप बीट करने में कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज 300 के नीचे नीचे जितना भी स्कोर बनाएंगे तो इंडिया आपको जीतने नहीं देगा। तो यहाँ पे थर्ड विकेट विराट कोहली 93 पे ब्रेक हुए 39.1 ओवर में। यहाँ पे मैं बात करूं विराट कोहली जस्ट 7 रन की दूरी पे थे, वो बैड लक थी कि वो सेंचुरी स्कोर मुकम्मल नहीं कर पाए और 7 रन की दूरी में वो पवेलियन लौट गए और इनको आउट किया कैली जेमिसन ने, जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट हासिल करने में वो कामयाब रहे और 234 पे इंडिया के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर और जडेजा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई सक्सेसफुल पार्टनरशिप आगे ना बढ़ सकी और जडेजा जो कि जस्ट 4 रन बनाकर 239 पे वो खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। कैली जेमिसन का ये थर्ड शिकार हुए। ओवर की बात करूं 39.6 ओवर हुए। उसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे भी लूज पार्टनरशिप देखने को मिली। 3 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने बनाई और श्रेयस अय्यर जो कि 49 पे पवेलियन लौटे 1 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर मुकम्मल ना कर सके। 242 पे पांचवें खिलाड़ी थे, 41.1 ओवर में आउट हुए और कैली जेमिसन का ये फोर्थ शिकार हुए, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस से लाजवाब किया और इंडिया की बड़ी बड़े बुर्ज को उल्टाने में वो सक्सेसफुली कामयाब रहे और 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी बॉलिंग से बहुत ही मुतासर किया इंडियन बैटर को। और उसके बाद क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी लॉन्ग बैटिंग मौजूद है, एक बुर्ज को हटाते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाते हैं तो तीसरा आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड अपनी
बॉलिंग में बैलेंसिंग करना थोड़ा सा वीक की, और ये फायदा जो है वो इंडियन बैटर ने खूबी उठाया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं केएल राहुल और हर्षित राणा, इन दोनों ने इतनी ज्यादा पार्टनरशिप तो ना दी, लेकिन 37 रन की पार्टनरशिप अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि स्कोर भी इनको कम ही चाहिए, जिसकी वजह से इनकी पार्टनरशिप इतनी भी अच्छी है। और यहाँ पे एक बॉलर आपके साथ खेल जाए तो ये भी बहुत जबरदस्त है। हर्षित राणा यहाँ पे ब्रेक हुए, 29 रन बनाकर अच्छे रन किए और बड़े ही इंपॉर्टेंट रन जोड़े, और 279 पे कहने के इंडिया का 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गया, और 46.2 ओवर में, और ये क्रिस क्लार्क का पहला शिकार हुए जिन्होंने फर्स्ट विकेट हासिल की इस फर्स्ट ओडीआई में। राहुल की मैं बात करूं तो विकेट रोकने में वो माहिर है, तो वो विकेट रोकी रखी उन्होंने और मैच को विन भी किया। 29 रन बनाए और नॉट आउट रहे। साथ में वाशिंगटन सुंदर 7 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे, और इन दोनों की मैं बात करूं तो 37 रन की काफी ऐसी अच्छी पार्टनरशिप दे के मैच विनर बने। तो यहाँ पे इंडिया ने 49 ओवर में 300 का टारगेट 3.6 रन बना 306 रन बनाकर 6 विकेट के नुकसान पे आसानी अचीव किया, और 4 विकेटों से ये आसानी विन हुए। न्यूजीलैंड अपना फर्स्ट मैच इंडिया के हाथों हार गए, और यहाँ पे न्यूजीलैंड के बॉलर्स की मैं बात करूं, जेमिसन टॉप विकेट टेकर है जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद आदित्य अशोक एक और क्रिस क्लार्क एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 93 रन बनाकर अपनी टीम के लिए मैच विनिंग बने और अपनी टीम को सक्सेसफुल चेज की तरफ बढ़ाया। और इंडिया इसीलिए कामयाब है, अगर शर्मा नहीं चलते तो शुभमन गिल चल जाते हैं, वो नहीं चलते तो विराट कोहली चल जाते हैं, वो तो इसी वजह से इनकी टीम जो टॉप 4 प्लेयर है और बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर ये अर्ली आउट करने में मुखालिफ टीम कामयाब हुए तभी वो मैच जीतने में कामयाब होता है। तो यहाँ पे अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि बमुश्किल 30 से 40% ही न्यूजीलैंड के पास चांस है कि वो ये मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज ये टोटली मैच इंडिया के हाथ में है, क्योंकि इंडिया के तो होम ग्राउंड है और इंडिया अपने होम ग्राउंड में बहुत ही कम मैच हारती है। तो इस वजह से उनको जो परसेंटेज है वो ज्यादा दी गई है कि वो ये मैच इजीली जीत जाएंगे। हुआ भी कुछ इसी तरह। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड सेकंड मैच में इंडिया के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी लगाती है। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।